Hello students, welcome to Make Future channel. Today we are going to discuss about basic structure doctrine. तो देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पॉलिटी देख रहे हैं। पॉलिटी की सीरीज अपनी आगे बढ़ रही है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी देश पर शासन करना है या किसी भी कंट्री को यदि गवर्न करना है तो उसके लिए दो मेजर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना इंडिया है और इंडिया को गवर्न करना है तो उसके लिए दो मेजर कंपोनेंट लगेंगे। पहला मेजर कंपोनेंट ये होता है कि भारत पर शासन करने के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो लॉ है और जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं पे लिखे होंगे। वो जिस किताब में लिखे हैं वही अपना सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जिसे अपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसी किताब में ये भी बताया गया है कि भारत पर शासन चलाने के लिए कौन कौन सी बॉडी होगी। वो बॉडी जैसे कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी, कानून को लागू कराने के लिए एक्सिक्यूटिव बॉडी और न्याय प्रदान करने के लिए जुडिशियल बॉडी होती है। तो सारी जो जानकारी है इस किताब में दी गई है और इस किताब के आधार पर भारत में शासन होता है और सब लोग इस किताब के दायरे में रहते हुए शासन करते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, संविधानवाद कहा जाता है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। तो अभी अपन क्या देख चुके हैं, अभी अपन ने ये जो अपनी किताब है इसको पढ़ना शुरू किए थे। अपन ने अपनी किताब को खोला, अपन ने अपनी किताब के साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। अपन ये देख चुके हैं कि अपनी ये जो किताब है यदि इसको रिलेवेंट बनाए रखना है, इसको समय के साथ आगे बढ़ाना है। समय के साथ आगे बढ़ाना है मतलब देखिए आपको मालूम है कि जो समाज होता है वो लगातार क्या करता है, प्रगति करता है, प्रोग्रेसिव होता चला जाता है। तो समाज में जो चीजें चल रही हैं उन चीजों के अनुसार अपन को कानून बनाना पड़ता है। तो अपनी ये किताब कहीं पुरानी ना हो जाए, ये समय के साथ रिलेवेंट बने रहे, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, एडिशन और डिलीशन किया जाता है। और उसी एडिशन और डिलीशन को अमेंडमेंट कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अमेंडमेंट को दो पार्ट में मैंने आपको समझाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। और मैंने आपको वहां पे ये भी बताया था कि इस किताब में जो अपन चेंजेस करते हैं, एडिशन डिलीशन करते हैं, उसका अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को है। कई बार आपसे प्रीलिम्स में पूछा गया है कि इस किताब में अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको है, तो पार्लियामेंट को है। अब पार्लियामेंट क्या करता है, इस किताब में अमेंडमेंट तो कर सकता है, लेकिन क्या है, इस किताब का जो मूल इसके जो बेसिक क्रक्स है, जो इसका मूल ढांचा है, उसको प्रभावित नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन है, जिस एक्सेप्शन को आज के लेक्चर में अपन देखेंगे, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के माध्यम से समझाया जाएगा। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेक्चर प्लान देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। उसके बाद मैं आपको कैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इवोल्यूशन हुआ, वो कैसे इवॉल्व हुआ, जजमेंट के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो प्रीलिम्स में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। उसके बाद मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, फिर इसका क्रिटिसिज्म बताऊंगा और आखिरी में कंक्लूजन बताऊंगा। यदि मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या कंक्लूजन यूज करना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इस होली बुक में क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है ना, अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था जो कि क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। वो किस केस में निकल के आया, तो केसवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, और उसमें 7-6 से वर्डिक्ट दिया था कि पार्लियामेंट जो है वो इस अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर है उनको अल्टर नहीं कर सकता, उनको अमेंड नहीं कर सकता, जो एसेंशियल फीचर है उन पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल सकता है। तो आप इसको रीड करेंगे, जो मैंने बताया वही दिया है, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ। तो हुआ क्या, जब इंडिपेंडेंस हुआ, भारत की आज़ादी हुई, उसके बाद अपने यहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए और बहुत सारी क्या है कंडीशन चल रही थी। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इन सब को लेकर। तो उन्हीं में क्या हुआ, बहुत सारे वाद हुए और उन्हीं केसों में से एक केस था अपना केसवानंदा भारती केस। तो सबसे पहला जो केस हुआ था वो शंकरी प्रसाद केस हुआ था 1951 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी और फंडामेंटल राइट्स को भी। अब ये जो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, इसमें उन्होंने क्या लॉजिक दिया, उन्होंने लॉजिक ये दिया कि जो आर्टिकल 13 है, अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में कि आर्टिकल 13 क्या है। अभी आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट का ये कहता है कि यदि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती, लॉ शब्द का यूज किया, अब लॉ के अंदर सारी चीजें आती हैं, तो जो भी लॉ है वो यदि फंडामेंटल राइट से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है या उसके साथ क्या होता है, उसके साथ उसका क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं जम पाता है, वो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, वॉइड या नल हो जाएगा, वॉइड या नल हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये लॉजिक दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ के अंडर नहीं आता है, मतलब लॉ के बाहर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट को ओवर रूल कर सकता है या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। तो ये पहला केस हुआ, यहां हिंदी में भी आप देख सकते हैं।
अब दूसरा केस हुआ गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में 1967 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पिछला वर्डिक्ट था उसको रिवर्स कर दिया, है ना, अपना जो उन्होंने निर्णय दिया था उसको बदल दिया और बोला कि अब जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड कर सकता है लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। और इस बार लॉजिक दिया कि जो लॉ है उसके अंतर्गत उसके अंडर में आता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अब ये लॉ से जो भी इस लॉ ये लॉ यदि फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो कहीं ना कहीं ये वॉइड या नल हो जाएगा। तो आप यहाँ रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, या हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब तीसरा केस आ गया फिर केशवानंदा भारती केस। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने पिछले जजमेंट को क्या कर दिया, ओवर रूल्ड कर दिया। और हुआ क्या, उन्होंने बोला कि जो 24वां अमेंडमेंट एक्ट है, क्या हुआ, पार्लियामेंट ने इसी बीच में क्या कर दिया था, एक अमेंडमेंट एक्ट लाके ये बोल दिया था कि जो पार्लियामेंट का पावर है वो किसी भी चीज को अमेंडमेंट कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या कोई भी चीज हो कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहां पे क्या हुआ, केशवानंदा भारती ने कहा जो 24वां अमेंडमेंट एक्ट है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है, एम्पावर्ड करता है कि वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं अमेंड कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा अमेंडमेंट आप कर सकते हो फंडामेंटल राइट में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर सकते हो। यही अपना लैंडमार्क जजमेंट था। इसके बाद फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा। पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1976 में, और क्या किया 36 में 368, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, आर्टिकल 368 जो है वही पावर देता है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो उसने इसने इस अमेंडमेंट के माध्यम से 368 में ये डाल दिया कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया कि जो भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो उसको कोई भी कोर्ट में क्या है, किसी भी ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, आप ले जा नहीं सकते या उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ रीड करेंगे तो आपको समझ जाएगा, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हुआ मिनर्वा मिल्स केस। तो जो पिछला 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उसको इस केस में क्या कर दिया गया, वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया गया। उन्होंने कहा कि जो हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी शक्ति है, क्या शक्ति है हमारी, जजेस की जो शक्ति है जुडिशियल ओवरव्यू की, कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवरव्यू क्या होता है, जब पार्लियामेंट अपनी जो है वो कोई कानून या एक्ट बनाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है कि नहीं, ये कौन चेक करता है, अपनी सुप्रीम कोर्ट करती है। और इन्होंने यहाँ क्या क्या बोला कि कोई भी अमेंडमेंट एक्ट हो, है ना, कोई भी अमेंडमेंट हो उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जज ने ये बोला कि हम आपकी जो अमेंडिंग पावर है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो पावर है वो अपने आप में ही लिमिटेड है, और ये लिमिटेड अमेंडिंग पावर एक बेसिक फीचर है जो कि हमने केशवानंदा भारती जजमेंट में बताया था। तो इसको इन्होंने इसका हवाला देते हुए कहीं ना कहीं क्या किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट दे दिया, करार कर दिया। फिर आया वामन राव केस 1981। अब देखिए क्या हुआ, अब ये तो पता चल गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट क्या है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन अब भारत में क्या हुआ, जब जो अपना केशवानंदा भारती केस था वो 1973 के आसपास आया था, लेकिन भारत में तो अमेंडमेंट कब से हो रहे हैं, भारत की इंडिपेंडेंस के बाद से 1951 में ही पहला अमेंडमेंट आ गया था। तो 1951 से 1973 के बीच में कितने सारे अमेंडमेंट हुए, तो किस किस अमेंडमेंट को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कहां से चेक किया जाएगा। तो वामन राव केस में एक डेट डिसाइड कर दी गई कि 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंदा भारती केस हुआ था, उस तारीख के बाद से जितने भी केस होंगे उन पे कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पे क्या किया जाएगा, उनका कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, या कहीं ना कहीं उसका क्या किया जाएगा, उस पे अप्लाई होगा कौन सा कॉन्सेप्ट, अपना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और इंक्लूडिंग 9th शेड्यूल में अपन आगे डिस्कस करेंगे। 9th शेड्यूल के अंदर भी जो कहीं ना कहीं जो भी लॉ या एक्ट रखे गए उनका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं। तो आपको यदि लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।